विषय रखा गया है बूस्टिंग नेशनलाइजेशन अ काउंटर टू प्राइवेटाइजेशन। ये विषय बामसेप की केंद्रीय कार्यकारिणी ने जो तय किया है, यह अपने आप में, जैसा कि प्रोफेसर यादव ने कहा है, कि जब पूरे देश में निजीकरण जोरों पे चल रहा है, उस समय धारा जो नदी की जो धारा है वो निजीकरण की तरफ बह रही है। उस धारा के विपरीत एक नया जो वैचारिकी, एक नया जो डायलॉग, एक नया डिस्कशन देश में बामसेप खड़ा करना चाहता है, जो निजीकरण के विरुद्ध में, और वो नेशनलाइजेशन का एक बात शुरू की है। क्योंकि आप जानते हैं कि धारा के दिशा में सभी लोग बह जाते हैं, लेकिन धारा के विपरीत जो चलता है उसी को वास्तव में परिवर्तन का प्रतीक जो है मानते हैं। तो साथियों, जो आज का विषय है बूस्टिंग नेशनलाइजेशन अ काउंटर टू प्राइवेटाइजेशन, तो काफ़ी बातें हमारे साथी मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के इंजीनियर तिलक कुमार जी ने आपको बताई है, मैडम त्रिपुरे ने भी बताई है, और लक्ष्मण यादव जी ने भी बताई है। तो मुझे थोड़ा अपनी भी बात मैं जो है इस मुद्दे पर रखना चाहूँगा। जैसा कि उन्होंने कहा है कि अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस कोटेशन से इस बात की शुरुआत करें कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट अ मोर्टल कन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म, कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं है बल्कि ब्राह्मणवाद और बुद्धवाद के बीच में एक संघर्ष का इतिहास है। जहाँ ब्राह्मणवाद जो है गैर बराबरी की भावना है, वहीं बुद्धवाद जो है एक बराबरी की भावना है। तो ये जो द्वंद्व है भारत में, वो दो विचारधाराओं का द्वंद्व पहले से ही चल रहा है और वर्तमान में भी वो द्वंद्व चल रहा है। अगर इसको लीगल सेंस में देखा जाए तो भारत में दो कानूनी विचारधाराओं की लड़ाई है। एक जो है मनुस्मृति की विचारधारा है और दूसरी जो है भारतीय संविधान की विचारधारा है। तो जो मनुस्मृति की विचारधारा है, वो मनुस्मृति की विचारधारा क्या है? मनुस्मृति की विचारधारा है कि ब्राह्मणों को उनकी योग्यता से ज़्यादा सम्मान और उनकी संख्या से ज़्यादा स्थान ये उनको देती है। अगर उनकी योग्यता के अनुसार सम्मान मिले तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर उनकी जनसंख्या के अनुरूप जो उनको स्थान मिले तो हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो मनुस्मृति की विचारधारा है वो जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मापदंड अपनाती है। वो रूल ऑफ लॉ की विचारधारा नहीं है। उसमें रूल जो है आदमी को देख करके तय होता है कि फलाने के लिए एक रूल और ठिकाने के लिए दूसरा रूल। और जो भारतीय संविधान की विचारधारा है वो सबके लिए एक ही रूल सब पे अप्लाई होता है। उसको ही रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जहाँ पे सबके लिए एक कानून अप्लाई होता है। तो थोड़ा सा अगर आप देश में रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन को नहीं समझेंगे कि देश में जो है भारत का जो इतिहास है वो क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास है। हमेशा जब क्रांति हुई है तो क्रांति को काउंटर करने के लिए हमेशा प्रतिक्रांति हुई है। जब भी आपकी क्रांति हुई है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ब्राह्मणों के बारे में कहा था कि ब्राह्मण्स है ब्रेन विद इन ब्रेन, कि ब्राह्मणों के दिमाग के अंदर भी दिमाग होता है। वो मूल निवासियों का एक कैरेक्टर है कि जो उनके मन में है वही उनके बाणी पे है। तो आप उनको पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, उनकी बातों को समझ लेते हैं। लेकिन ब्राह्मण के अंदर ये नहीं है। उनका कैरेक्टर ये है
कि वो मन में उस अपनी असली जो भावना को है वो दबा लेते हैं और आपके सामने बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो ये इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको समझना पड़ेगा। तो इस सब्जेक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे हम लोग जाएंगे जो है, और जाएंगे मंडल के दौर में, जब हम लोग मैं उस समय इंजीनियरिंग का छात्र था, बात 91 की थी। तब बामसेफ संगठन नया नया उभार पे था और उस समय नारा लिखा लगता था कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और मंडल से लेंगे एसपी डीएम। वोट से लेंगे सीएम पीएम और मंडल से लेंगे एसपी डीएम। मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो मैं जबकि इंजीनियरिंग का छात्र था और मैं नहीं जानता था कि ये मंडल क्या है। उस समय हिंदी में जो है कमिश्नरी को मंडल बोलते हैं, तो मैं सोचता था कोई मंडल वाली कोई चीज़ है जो कमिश्नरी पे कुछ बनेगा जो है। लेकिन धीरे धीरे उस समय मंडल की लड़ाई हुई। हम लोगों के इंजीनियरिंग के ठीक समय में मंडल लागू हुआ, बहुत ही बवाल हुआ। पूरा जो है इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत दिन तक बंद रहा। फाइनली जो है मंडल कमीशन लागू हुआ और देश में जो राजनीतिक चेतना आई और एक मंडल कमीशन लागू हुआ। तो मंडल का लागू होना, आप देखेंगे कि 80 के दशक तक भारत में जो है बैकवर्ड क्लास राजनीति में बिल्कुल पिछलग्गू राजनीति कर रहा था। वो हर पॉलिटिकल पार्टी में मेन लीडर नहीं था, वो पीछे पीछे, मतलब किसी अपर कास्ट के नेता के पीछे रह करके वो पिछलग्गू राजनीति कर रहा था। लेकिन मंडल कमीशन के बाद जो है बैकवर्ड क्लास ने अपनी राजनीतिक हैसियत को पहचाना और वो जो है एक उभार आया और 90 से 2010 के दशक में बैकवर्ड क्लास का राजनीति चेतना जो है उभर के आई जो है। तो मैं ये कह रहा था कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो हमारे बहुत दिन तक इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा बंद हो गया, पूरा देश में बवाल हुआ कितने जो है। और उसके थोड़े दिन बाद ही मंडल का लागू होना भारत में एक क्रांति थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रांति भी हुई। ये प्रतिक्रांति को डिस्कस करना ज़्यादा जरूरी है। तो प्रतिक्रांति जो हुई वो 3 ताकतें मंडल कमीशन को 3 तरह से काउंटर करने में लगी। सबसे पहले जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी सरकार में आए और इन्होंने मंडल को काउंटर करने के लिए एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति को आगे बढ़ाया जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है। मंडल जैसे ही लागू हुआ, मंडल के लागू होते ही जिस दिन मंडल की घोषणा हुई अगस्त में, सितंबर में जो है कमंडल की रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से ये यात्रा निकालने की घोषणा की कि जो वो बैकवर्ड क्लास है उसको अधिकार देने से पहले ये कहो कि तुम्हारे अधिकार से पहले जो हिंदू धर्म है तुम्हारा वो ज़्यादा खतरे में है, तो तुम अभी अपने अधिकार की बात मत करो और हिंदुत्व को बचाने का आंदोलन पहले चलाओ। और आप जानते हैं कि जो कमंडल की यात्रा निकाली गई, जो वर्तमान हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं वो उसके सारथी थे। उस कमंडल की यात्रा जो निकाली गई थी उसके सारथी यही थे जो है। तो ये 2 मंडल को काउंटर करने के लिए दोनों पार्टियों ने चाल चली। और तीसरी जो चाल चली गई जो है, क्योंकि तब तक जो है न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कार्यपालिका के हाथों होती थी। लेकिन जब बैकवर्ड क्लास के राजनीति में राजनीतिक चेतना आ रही थी और बैकवर्ड क्लास के लोगों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, तो ब्राह्मणों का तीसरा जो केंद्र है वो है न्यायपालिका। और न्यायपालिका ने तुरंत जो है एक केस जो है 6 अक्टूबर 1993 को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति को कोलेजियम का नियम बना करके अपने हाथ में ले लिया। अगर वो कोलेजियम का नियम नहीं बनाता तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के पास होती, और कार्यपालिका के पास होती तो निश्चित रूप से आज की अपेक्षा ज़्यादा बैकवर्ड क्लास के जज जो है
न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में होते, हाई कोर्ट में होते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया जो है। तो इस तरह से ये जो तीनों संगठन हैं, इन्होंने मंडल को काउंटर करने के लिए अपनी अपनी रणनीतियों को अपनाया। अब जो एलपीजी की नीति थी, जिसको कि कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई या वर्तमान सरकार आई है मोदी जी की, तो उन्होंने कांग्रेस की आर्थिक नीतियों से उनका कोई भी मतभेद नहीं है। अगर आर्थिक नीतियों की बात करें, वैसे तो किसी भी नीति में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन वर्तमान जो टॉपिक है वो आर्थिक वाला है, तो मैं आर्थिक ही विषय पर कंसंट्रेट करता हूँ कि जो एलपीजी की नीति थी, जिसको कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया, उसी आर्थिक नीति को हमारे दूसरी पार्टी ने आगे बढ़ाया। एक और दुख की बात है कि जो एलपीजी की आर्थिक नीति थी, उसका विरोध जो है संसद में, जो बैकवर्ड क्लास के पॉलिटिकल पार्टीज थे, जिसको उनका विरोध करना चाहिए था, उन्होंने भी उन आर्थिक नीतियों का संसद में कभी विरोध नहीं किया और न ही सड़क पे कोई विरोध किया। वाम सेवक संगठन जब से एलपीजी की नीति बनी तब से उसका विरोध करता रहा, लेकिन वाम सेवक के संकेतों को हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी जो थी उन्होंने समझा नहीं। यह कांग्रेस और भाजपा की सरकार जो चलती रही, वो पूर्ण बहुमत की सरकारें पहले नहीं थी। जब एलपीजी की नीति लागू हुई, चाहे अटल की सरकार हो, चाहे नरसिम्हा राव की सरकार हो, और जैसा मैंने अपने पहले वाले सेशन में कहा था कि वाम से बना था, तो 3 बातें उस ध्यान में रखी गई थी। पहली बात ये थी कि नॉन पॉलिटिकल रूट होनी चाहिए थी। दूसरी बात ये थी कि एक पार्टी के बल पे हम शासक करती एक जात के बल पे हम शासक करती जमात नहीं बन सकते। हमें एक ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए, एक ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए जो एससी, एसटी, ओबीसी को आपस में जोड़ देता हो। अगर हमने इनके लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया तो हम कहीं न कहीं जो है उनके ट्रैप में फंस जाएंगे जो है। तो इसीलिए वाम सेवक ने बड़ा इंटेलिजेंटली जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान में दिया हुआ शब्द है बैकवर्ड क्लास को इस्तेमाल किया, जो है बहुजन को इस्तेमाल किया, और वर्तमान में मूल निवासी शब्द को इस्तेमाल कर रहा, क्योंकि एक ही टर्म होना चाहिए। अगर आपने एक को एक नाम से पुकारा, दूसरे को दूसरे नाम से पुकारा, तीसरे को तीसरे नाम से पुकारा, तो फिर जो है आप तीनों को जोड़ नहीं पाएंगे। अगर तीनों को जोड़ना है तो तीनों के लिए, ये वाम सेवक का उसी समय का रिसर्च है कि एक जात के बल पे आप शासक करती जमात नहीं बन सकते। आपको जो है कास्ट आइडेंटिटी को कास्ट कंससनेस को क्लास कंससनेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये दूसरी बात जो थी। और तीसरी जो बात थी, जो मैंने सुबह के सेशन में भी बोला था कि वोट हमारा है, जो मान्यवर कांसीराम ने नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वोट तो हमारे पास है। बैकवर्ड क्लास इस देश का बहुसंख्यक है। जब तक यहाँ से वोट लेकर के कोई दूसरी ब्राह्मणिकल पार्टी, जब तक यहाँ से वोट उसको ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक उसकी सत्ता बनने वाली नहीं है, किसी भी कीमत पर बनने वाली नहीं है। तो हमारे जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे, उनका वोट लेकर के, उनका सपोर्ट लेकर के ये एलपीजी की नीति लागू की गई, और इसके कारण जो देश में क्या क्या नुकसान हुआ, वो जो 2 सबसे बड़े नुकसान हुए कि अभी अभी जो हमारे कई वक्ताओं ने उसका जिक्र किया है कि जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 अभी प्रकाशित हुई है, इसका जिक्र कई वक्ताओं ने किया है कि जो एलपीजी की नीति लागू की गई, उसका दुष्परिणाम अब सामने आया है कि एलपीजी की नीति से केवल जो वेल्थ है वो 1% लोगों के पास कंसंट्रेट हो गई है। देश के बाकी जो 99% है उनका कोई फायदा नहीं हुआ। उसमें जो अपर कास्ट के लोग भी शामिल हैं। अगर हम 99% की बात करते हैं, सिर्फ 1% लोगों को इस जो है एलपीजी की नीति के जब से लागू हुई है तब से 1% लोगों के पास संपत्ति केंद्रित हो गई है।
जो विश्व असमानता रिपोर्ट है, उसने जो भारत के बारे में अभी रिपोर्ट आई है 2021 में, उसने कहा है कि भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जिसमें सर्वाधिक आर्थिक गैर बराबरी है, सबसे ज़्यादा गैर बराबरी है। अर्थात भारत में एक ऐसा डिफरेंस तैयार होता जा रहा है जो कि गरीब लोग बिल्कुल गरीब हो गए हैं और जो अमीर लोग हैं बिल्कुल एफ्लुएंट क्लास के हो गए हैं। अगर उस रिपोर्ट को मैं पढ़ूं तो उस रिपोर्ट के अनुसार 1% आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का 22% है, 1% आबादी के पास नेशनल इनकम का 22% है, 10% आबादी के पास नेशनल इनकम का 57% है, और नीचे से बॉटम से जो 50% लोग हैं उनके पास कुल नेशनल इनकम का मात्र 13% है। अगर इसको वेल्थ के टर्म में देखा जाए, वेल्थ इनइक्वालिटी के टर्म में देखा जाए, तो बॉटम से जो 50% लोग हैं, नीचे के जो 50% लोग हैं उनके पास वेल्थ मात्र 6% है, और 10% जो लोग हैं उनके पास वेल्थ जो है 65% है, और टॉप जो 1% हैं उनके पास वेल्थ जो है 33% है। तो ये जो इसके पहले पिछले साल जो ऑक्सफैम रिपोर्ट 2020 आई थी, और उस रिपोर्ट ने बताया था कि जो 10% इंडियन पॉपुलेशन है, 10% इंडियन पॉपुलेशन होल्ड 77% ऑफ द टोटल नेशनल वेल्थ, कि 10% जो इंडियन पॉपुलेशन है उनके पास 77% है, और 73% जो वेल्थ जनरेट हुई थी 2017 में, उसका जो फ़ायदा जो है 1% लोगों के पास हुआ था जो है। तो ये जो एलपीजी की नीति लागू हुई है, उसने क्या किया है कि भारत में जो गैर बराबरी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और दूसरा जो नुकसान हुआ है वो है भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जो है। ये जो निजीकरण की नीति लागू हुई है उससे क्या हुआ है कि भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कोई भी निजी सेक्टर की कंपनी है तो उसका उद्देश्य जो है रोजगार देना कभी भी नहीं होता है जो है। उसका उद्देश्य केवल है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो बहुत कम से कम एम्प्लॉइज़ को अपने पास रख करके काम कराएगी और ज़्यादा मैकेनिकल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगी। अभी और बेरोज़गारी बढ़ने वाली है, क्योंकि एक और नई टेक्नोलॉजी, चूँकि मैं इंजीनियरिंग के फील्ड में हूँ तो मुझे वो जो जानकारी है कि जैसे कंप्यूटर आया था तो उसने बेरोज़गारी बढ़ाई थी, अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, आ रहा है, शुरू हो गया है। सबसे ज़्यादा काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कहते हैं जहाँ मशीन जो मशीन से कम्युनिकेट करती है, मशीन जो मशीन से बात करती है। अभी आप क्या करते हैं, मशीन का इस्तेमाल करके आदमी मशीन से बात करता है, या मशीन से मशीन नहीं बात करती थी, लेकिन अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा उसमें मशीन मशीन से बात करेगी, और जब मशीन मशीन से बात करेगी तो उसमें ढेर सारे लोगों का रोजगार जाने की और भी संभावनाएं हैं। तो ये जो एलपीजी की नीति लागू हुई है, सरकार ने लागू किया है, उसके कारण जो भारत में गैर बराबरी बढ़ी है और बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आई है। दो इसके भयंकर परिणाम हैं, और ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि विश्व की जितनी भी रिपोर्ट आई हैं इस मुद्दे पर, उन रिपोर्ट के आधार पर आप इसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अब ये जो नई आर्थिक नीति लागू हुई थी, क्या ये जो नई आर्थिक नीति थी वो क्या भारत के संविधान की आर्थिक नीतियों से सुसंगत थी? तो नहीं, ये आर्थिक नीतियाँ जो इन्होंने लागू की वो भारत के संविधान के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि भारत के संविधान का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि कोई भी सरकार आती है उसको वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुसार अपनी नीतियां बनानी है, और उसमें आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 है। तो 38 क्या कहता है, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम एंड endeavor to eliminate inequality in status, facility and opportunities, not only amongst individual but also amongst group of
पीपल, कि ऐसी आर्थिक नीतियां बनाई जाएंगी जो इनइक्वालिटी को कम करें। लेकिन जो एलपीजी की नीति है वो क्या कर रही है, वो मैंने अभी आपको डेटा दे करके बताया कि वो जो है आर्थिक गैर बराबरी को बढ़ा रही है। जो आर्टिकल 39 है अनुच्छेद का, उसका सी कहता है कि ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment। कि जो संसाधन है देश के, ऐसी आर्थिक नीतियां नहीं बननी चाहिए जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ लोगों के पास हो जाए। लेकिन ये जो आर्थिक नीतियां हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कर रही हैं। तो इससे प्रूफ है कि ये जो आर्थिक नीतियां हैं वर्तमान, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे वर्तमान सरकार हो, ये सब आर्थिक नीतियां हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से सुसंगत नहीं हैं। अब फिर हमारी आर्थिक नीतियां क्या होनी चाहिए, ये सवाल खड़ा होता है कि यहाँ तक तो इनकी आर्थिक नीतियां खराब हैं, तो हमारी आर्थिक नीतियां क्या होनी चाहिए। हमारी आर्थिक नीतियां दो डॉक्यूमेंट पे बेस होनी है। पहला जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। जैसा प्रोफेसर यादव कह रहे थे कि वर्तमान में जो समाजवाद शब्द है उसको लेकर के चर्चा है, क्योंकि जब संविधान बन रहा था उस समय ही संविधान के जब निर्माण हो रहा था उसी समय कुछ लोगों ने कहा कि समाजवाद शब्द जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल होना चाहिए। तो उसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया कि ऑलरेडी जो समाजवादी मॉडल है वो संविधान का एक पार्ट है। संविधान के विभिन्न आर्टिकल में आप चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ लीजिए तो उसमें समाजवादी शब्द इंक्लूडेड, समाजवादी जो विचारधारा उसकी व्याख्या है। इसलिए समाजवादी जो शब्द स्पेसिफिकली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वें संविधान संशोधन से समाजवादी और सेकुलर दो शब्दों को वहाँ पे इंसर्ट किया गया। और उसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार गई और जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने 42वें संविधान संशोधन को में जितने संशोधन हुए थे सबको हटा दिया और उसके लिए फिर एक संशोधन किया जिसको 44वां संविधान संशोधन कहते हैं। और 44वां संविधान संशोधन जब हुआ तो सारा जो चीज़ तो हटा ली गई, लेकिन सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जो इंसर्ट हो गया था और जो एक और चीज़ थी जो जजेज का अपॉइंटमेंट इंडियन जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू करने का जो तय हो गया था, ये दो चीज़ों को नहीं हटाया गया। इसका मतलब है कि उस समय पक्ष और विपक्ष दोनों, जो समाजवादी शब्द है, जो सेकुलर शब्द है और जो इंडियन जुडिशरी सर्विसेज शब्द है, इन तीनों से पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत हो गया। और ये तीनों जो चीज़ आज जो संविधान का हिस्सा है, लेकिन तीनों चीज़ को लेकर के जो वर्तमान जो ब्राह्मणिकल फोर्सेस हैं वो इनको तीनों इन शब्दों से सेकुलर, सोशलिस्ट और इंडियन जुडिशियल सर्विसेज तीनों से दिक्कत हो रही है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने एक प्राइवेट बिल संविधान संशोधन का राज्यसभा में पेश किया और जिसमें उन्होंने जो है सेकुलर शब्द और ये सोशलिस्ट शब्द की बजाय एक नया शब्द जो इंट्रोड्यूस करने का वो बिल अचानक जो है बिना राष्ट्रपति के परमिशन के, क्योंकि जो प्रेम प्रस्तावना संविधान की वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है और बेसिक स्ट्रक्चर को ऐसे अमेंड नहीं किया जा सकता, तो बिना राष्ट्रपति की परमिशन के ही उन्होंने बिल पेश कर दिया। तो अभी तो उस पर कुछ हुआ नहीं, बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन उनकी मंशा जो है जग जाहिर हो गई है साथियों। तो हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं जो वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि देश में जो आर्थिक गैर बराबरी बढ़ रही है उस आर्थिक गैर बराबरी को के बारे में बोलते हुए ओबामा ने एक बात कहा था कि भारत में लाखों लोग बेघर हैं, लेकिन उद्योगपतियों के ठाठ
राजाओं और मुगलों से भी आगे हैं। भारत के उद्योगपतियों के जो ठाट बाट हैं वो राजाओं और मुगलों से भी ज़्यादा आगे हैं जो है, और जबकि भारत में लाखों लोग बेघर हैं। तो ये भारत में जो गैर बराबरी बढ़ रही है, तो इस गैर बराबरी को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके संबंध में ये विषय रखा गया है कि हमको फिर से नेशनलाइजेशन की तरफ लौटना होगा, और जो हमारी आर्थिक नीतियाँ होंगी वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ है, और जिसमें उस समय की दोनों पार्टियां सहमत थी और उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है, तो हमारी आर्थिक नीतियां डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के इर्द गिर्द रहेंगी। जब संविधान बन रहा था उस समय डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और तब कैसा संविधान होना चाहिए, एक उन्होंने एक मसौदा बना करके संविधान सभा को एज ए मेमोरेंडम उन्होंने पेश किया था, और वो जो मसौदा उन्होंने पेश किया था वो स्टेट एंड माइनॉरिटी पुस्तक के रूप में पब्लिश हुआ जो है। उसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा कि कैसा संविधान होना चाहिए जो है, उसमें सामाजिक कैसा होना चाहिए, आर्थिक कैसा होना चाहिए, नागरिकता कैसी होनी चाहिए, सारे मुद्दों पे बात हुई है। उसमें आर्थिक नीतियों पे भी बात हुई है। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं आर्थिक नीतियों पे कंसंट्रेट करूँगा कि क्या उन्होंने सुझाव दिया। तो उनका जो आर्थिक नीतियों पे सुझाव था वो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। उनका पहला सुझाव था कि सभी उद्योगों को प्रमुख या गैर प्रमुख उद्योग घोषित किए जाने चाहिए जो है। प्रमुख उद्योगों का स्वामित्व और संचालन दोनों राज्य के पास होना चाहिए, राज्य मतलब स्टेट के पास होना चाहिए। गैर प्रमुख उद्योग और बुनियादी उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्य और राज्यों के द्वारा स्थापित निगमों द्वारा होना चाहिए। बीमा क्षेत्र में राज्य का एकाधिकार होना चाहिए। कृषि राज्य उद्योग होना चाहिए। कृषि को राज्य उद्योग के रूप में घोषित किया जाना चाहिए और राज्यों को निजी व्यक्तियों द्वारा मालिक के रूप में या किराएदार के रूप में संचालित इस तरह के उद्योगों, बीमा और कृषि भूमि में मालिकाना अधिग्रहण करना चाहिए और निजी मालिकों को उनके अधिकार के मूल्य के बराबर डिबेंचर के रूप में उन्हें मुआवजा देना चाहिए। कृषि उद्योगों को निम्नलिखित तरीकों से गठित किया जाना चाहिए। राज्य कृषि उद्योग को अधिग्रहित भूमि को मानक आकार के खेतों में विभाजन करना चाहिए और गांव के निवासियों को खेती के लिए यह भूमि किराएदार के रूप में निम्न शर्त पर देना चाहिए। इन पर सामूहिक खेत के रूप में खेती की जाएगी। खेत पर सरकार द्वारा जारी नियमों और निर्देशों के अनुसार खेती की जानी चाहिए। खेत के किराएदार को खेत की उपज पर निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद शेष उपज नियमानुसार आपस में साझा करना चाहिए। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर ने स्टेट एंड माइनॉरिटी में जो बात लिखी, आप सब लोग चाहें तो आर्थिक नीतियां कैसी होनी चाहिए जाने के बाद एक बार स्टेट एंड माइनॉरिटी पुस्तक एक बार ज़रूर पढ़िए, जिससे कि आप सब लोगों के समझ में आ जाए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कैसी आर्थिक नीति बनाना चाहते हैं। क्योंकि जो वर्तमान आर्थिक नीति अगर नहीं बदली जाएगी तो देश में जो है धीरे धीरे जो उद्योगपतियों की सरकार हो जाएगी, वही गवर्नमेंट चलाएंगे, वही गवर्नर होंगे, और फिर आपके वोट का, आपके फंडामेंटल राइट का, आपके मूल अधिकार का फिर धीरे धीरे कोई वैल्यू नहीं रहता जाएगा। क्योंकि फिर जैसा उद्योगपति चाहेंगे वैसे ही सरकार नीतियां बनाएगी। और जो श्रम कानून है, आप देख रहे हैं कि श्रम कानून बहुत जल्दी जो है श्रम कानूनों को जो है डाइल्यूट किया जा रहा है, और उसमें मजदूरों का जो अधिकार है, मजदूरों के जो मानवीय अधिकार हैं, उन मानवीय अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है। तो जैसा प्रोफेसर यादव जी ने कहा है लास्ट में, मैं यही मानता हूँ कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मनुस्मृति को लागू कर रही है जो है, कह तो नहीं रही है, मतलब अगर ये बात खुल के कह दें कि हम मनुस्मृति लागू कर रहे हैं तो देश में बवाल छिड़ जाएगा, लेकिन हो वही रहा है। उनका सारा जो मनुस्मृति में बेसिकली क्या है, शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र, ये जो है
जो बैकवर्ड क्लास है, जिसको वो शूद्र और अति शूद्र के नाम से कह के बुलाते हैं, जिसको हम मूल निवासी कहते हैं, जिसको हम बहुजन कहते हैं, मनुस्मृति ने क्या किया था? इनके शिक्षा ग्रहण करने पे, इनके संपत्ति और इनके अस्त्र शस्त्र, ये 3 के धारण करने पे रोक लगाई थी। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जैसा अभी आपने सुना, वो नई एजुकेशन पॉलिसी यही है कि धीरे धीरे जो है बैकवर्ड क्लास के लोगों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाए। और संपत्ति कैसे आपके पास जा रही थी कि जो आज़ादी के पहले की जो आर्थिक सर्वे है वो बता रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है 1% लोगों के पास था और जो बाकी लोगों के पास वेल्थ नहीं थी। लेकिन जो बाद में संविधान जो लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद देश में जो पब्लिक सेक्टर बने और उन पब्लिक सेक्टर के कारण जो गैप है, अमीर और गरीब के बीच में गैप है, और जो ये संसाधनों का, वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो गैप कम हुआ था। धीरे धीरे जो इनकम है वो गरीब लोगों के पास, बैकवर्ड लोगों के पास पहुंचने लगी थी। लेकिन अभी जो जब से ये एलपीजी की नीति लागू हुई है, तब से जो है गरीब लोगों के पास इनकम जाना बंद हो गया है। तो शिक्षा पे आपके अधिकार कटौती की जा रही है। बताया नहीं जा रहा कि मनुस्मृति लागू हो रही है, लेकिन लागू मनुस्मृति हो रही है। और शिक्षा और संपत्ति और अस्त्र शस्त्र, ये तीनों पे आपकी रोक लग रही है। और अगर ये बढ़ती जाएगी तो फ्यूचर में चल के और भी परेशानियां खड़ी होगी और आप फिर आंदोलन करने लायक नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। मैं ये तो सारी अब तक हमने जो बताया है वो सारा समस्या है। समस्या का समाधान भी थोड़ा 5 मिनट बताना चाहिए कि इन समस्याओं से हमारा समाधान, हम कैसे जो है बाहर निकलें, हमारे पास क्या रास्ता है, ये बता करके फिर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। वो बताने से पहले मैं एक बात अभी बताऊँगा कि आप देखे होंगे कि अभी वसीम रिजवी जी जो है, जो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, वो इस्लाम छोड़ करके वापस आए हैं और उनको वापस ब्राह्मण में शामिल कर लिया गया है। कोई अभी आदिल शेख लखनऊ में वो आदित्य मिश्रा के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं। अर्थात इससे एक बात स्पष्ट है कि इस देश में SC ST OBC ये ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो ब्राह्मण बन जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये विशुद्ध रूप से नस्लवाद है। नस्लवाद कैसे है कि जो अपर कास्ट मुस्लिम हैं वो धर्म बदल रहे हैं, तो इधर अपर कास्ट ब्राह्मण बन जा रहे हैं। लेकिन SC ST OBC इधर रहे चाहे उधर जाए, वो अपर कास्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अर्थात आपकी धर्म बदल सकता है लेकिन आपकी जाति नहीं बदल सकती। तो इस देश के जो मूल निवासी हैं, ये सिर्फ नस्लवाद के कारण हो रहा है। उनको अपर कास्ट मुस्लिम को अपर कास्ट हिंदू बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको वो ब्राह्मण बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक SC ST OBC को वो जो है अपर कास्ट देने के लिए तैयार नहीं है। इससे ये बात जो है स्पष्ट होती है। अब जो साथियों, मैं ये कह रहा था कि क्या समाधान है हमारे पास, जो है ये सारा जो उन्होंने आर्थिक नीतियाँ लागू कर रहे हैं, मनुस्मृति लागू कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या समाधान है? तो अभी 3-4 महीना पहले हम लोगों ने सारे संगठनों की मीटिंग बुलाई थी नागपुर में, और वहाँ मीटिंग में सारे संगठनों से चर्चा हुई कि भाई ये देश में खतरे उत्पन्न हो रहे हैं और इन खतरों से निपटने का क्या समाधान है। तो इसमें 4 बातों पे सहमति हुई कि अगर हम 4 बात पे अपने अपने विभिन्न जो संगठन चला रहे हैं उन संगठनों के लोग कम से कम 4 बात पे सहमत होकर के जो देश में आज हमारे साथ घटित हो रहा है, हमें एक साथ आना चाहिए और एक साथ आकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। तो वो 4 बातें जो थी वो यही थी कि भारत का संविधान जो है, क्योंकि कोई भी आज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, माइनॉरिटी कोई भी है, वो सब ये मान के चल रहा है कि भारत का संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि इसके लागू होने से
हमारी स्थिति में सुधार आया है, हमारी स्थिति में बढ़ोतरी हुई है। हमने इस देश में एक मान और सम्मान, एक नागरिक का दर्जा पाया है। तो भारत के संविधान के प्रति सभी एक अच्छा भावना रखते हैं, तो भारत के संविधान को मान करके, ये एक डॉक्यूमेंट मान करके कि उसमें जो लिखी विचारधारा है उसके अनुसार हम, वो हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल होगा। तो भारत के संविधान को मान करके देश के जितने संगठन हैं उनको एक साथ करना चाहिए और उनको एक साथ लाना चाहिए जो है। दूसरा जो है, इस देश में कई तरह की विचारधाराएं हैं। तो कांग्रेस की एक विचारधारा है जो सॉफ्ट हिंदुत्व की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है जो कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा है, और तीसरी जो विचारधारा समाजवादी विचारधारा है, और एक जो है कम्युनिस्ट की विचारधारा है। तो कम्युनिस्ट की विचारधारा भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, ये पहले ही हमारे वक्ता लोग बता चुके हैं। जो समाजवादी विचारधारा है, तो समाजवादी विचारधारा में से वर्ग संघर्ष को उन्होंने हटा दिया है। वर्ग संघर्ष जब उसमें से हटा देते हैं तो वो बधिया समाजवाद उसको कहते हैं, समाजवाद जिसमें से वर्ग संघर्ष गायब हो गया। तो हमारे SC ST OBC की समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ फूले अम्बेडकरी विचारधारा के पास है। तो हमें फूले अम्बेडकर विचारधारा के साथ पोलराइजेशन करना चाहिए और SC ST OBC का ध्रुवीकरण एक साथ करना चाहिए। और एक साथ करना चाहिए तो किस पहचान पे करना चाहिए? तो वो पहचान है मूल निवासी पहचान, और कोई पहचान काम नहीं करेगी। दलित पहचान नहीं काम करेगी, पिछड़ों की पहचान काम नहीं करेगी, क्योंकि दलित पहचान पे अगर आपने उसको दलित कह दिया तो दलित सेग्रीगेट हो गया, पिछड़े सेग्रीगेट हो गए, दोनों एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक मूल निवासी पहचान है जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की दी हुई पहचान है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने कहा था कि शूद्र और अतिशूद्र इस देश के मूल निवासी हैं, और सेठ जी, भट्ट जी ये विदेश से आए हुए हैं। तो ये मूल निवासी पहचान पे हमको SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी का पोलराइजेशन करना चाहिए। और इन सबको जोड़ने के लिए हम कैसे जोड़ेंगे? हम एक व्यक्ति के इर्द गिर्द में नहीं जोड़ सकते हैं। तो हमें जोड़ने के लिए व्यक्तिवाद को हटा करके जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है, लोकतांत्रिक जो प्रणाली है, उसके तहत काम करना चाहिए। और लोकतांत्रिक नेतृत्व, संस्थागत नेतृत्व के तहत जो है सभी लोगों को जोड़ना चाहिए, और इसमें मेजॉरिटी को जोड़ करके हमको शासन करती हुई जमात, इस देश की सत्ता अपने पास बहुत जल्दी लेना चाहिए। अगर हम लेते हैं तब जाके हम जो है ये जो नीतियां हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्टेट एंड माइनॉरिटी में लिखी, वो नीतियां जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखी, क्योंकि वर्तमान जो सरकारें हैं उन नीतियों को लागू नहीं कर रही हैं। तो उन नीतियों को लागू करने के लिए हमें ही देश का शासन करती जमात बनना पड़ेगा। और शासन करती जमात बनने के लिए हम अगर इन 4 बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं और अपने और साथी संगठनों से डायलॉग एंड डिस्कशन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ करके जो देश की सत्ता अपने हाथ में ले करके हम इन नीतियों को लागू कर सकते हैं साथियों। तो मैंने आपका इतना समय लिया, आप लोगों ने मुझे धैर्य से सुना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को साधुवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।